बात करेंगे उस खबर की जो ये तस्दीक कर रही है कि भारत की ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। भारत की इकोनॉमी को 4 चांद लग रहे हैं और भारत का भविष्य बेहद उज्जवल है। इस खबर की कुछ तस्दीक त्योहारों पर सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम ने कर ली है, लेकिन जाम लगना तो ग्रोथ को बता नहीं सकता ना। शहरों में ट्रैफिक जाम तो आम दिनों में भी लगता है और इसीलिए कुछ आंकड़े और फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूँ। शुरुआत एक विदेशी बैंक की रिपोर्ट से कर रही हूँ। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में क्या कहा है? सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग मार्केट बाजार भार से बढ़ाकर ओवरवेट कर दी गई है। समझ गया? भारतीय शेयर बाजार की रेटिंग मार्केट वेट जो है, यानी बाजार का जो भार है, उससे बढ़ाकर कर दी गई है, ओवरवेट हो गई है। कहा गया है कि भारत में इस वक्त व्यापक आर्थिक स्थिरता और देश में अच्छे विकास की संभावनाएं हैं, इसीलिए अगले साल भी भारतीय शेयर बाजार में अच्छी बढ़त जारी रहेगी। यह अमेरिका की तीसरी बड़ी फर्म है जिसने बीते कुछ दिनों के अंदर ही भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और ताकतवर बढ़त का लोहा माना है। गोल्डमैन सैक्स ने चीन के शेयर बाजार की रेटिंग को घटाकर मार्केट वेट कर दिया है। यह आशंका जताई गई कि चीन का शेयर बाजार कभी भी ढह सकता है, जबकि भारत की रेटिंग मजबूत कर दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, S&P और फिच ने भी भारत के लिए अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया है, यानी साल 2023 और 24 के लिए भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया है और अगले वित्त वर्ष के लिए यह अनुमान 6.9% लगाया गया है। S&P ने साल 2030 तक भारत की इकोनॉमी 7.3 ट्रिलियन डॉलर होने का भी अनुमान लगा दिया है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी इंशाल्लाह। वहीं फिच ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान लगाया था और इसे बढ़ाया। अब भारत पर लौट जाते हैं, भारतीय बाजार की बात करते हैं, भारत के तथ्यों से करते हैं। सोमवार को ही रिपोर्ट आई कि भारत में महंगाई दर कम हुई है, 4 महीने के निचले स्तर पर वो पहुंच गई है और अक्टूबर में ये दर 4.87% रही। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या कहता है? एनएसओ का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट जो है वो 9.3% है, जिसका मतलब ये रहा कि फैक्ट्री उत्पादन बढ़ रहा है। यह अक्टूबर का आंकड़ा है और इसी जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कितनी थी ये भी जान लीजिए, 5%। इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि सामान ज्यादा खरीदा जा रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने पर ही सप्लाई ज्यादा होती है। डिमांड कब बढ़ती है? जब जेब में पैसा ज्यादा होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मेक इन इंडिया या बाहर से जो निवेश आ रहा है, या जो सरकार ने एक पिलर होता है अर्थव्यवस्था का जिसको हम सरकारी स्पेंडिंग कहते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसकी वजह से प्राइवेट स्पेंडिंग को बूस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस सारे इनिशिएटिव की वजह से और इस सारे माहौल की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी में है और भारत की तरफ इस समय पूरा विश्व देख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्रीज से सप्लाई ज्यादा होने के चलते दामों में कमी आई हो या फिर कंपनियों के प्रॉफिट में किसी तरह की कोई कमी आई है। अब तक शेयर बाजार में लिस्टेड 3,711 कंपनीज ने अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं और ये आंकड़े भी भारत की मजबूती की गवाही देते हैं। जिन लिस्टेड कंपनीज ने अब तक जुलाई से सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जारी किए हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन रिकॉर्ड 10.4% रहा, जबकि अप्रैल से जुलाई क्वार्टर में यह प्रॉफिट मार्जिन 10.3% था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 3,711 कंपनीज का सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि अभी 1,000 लिस्टेड कंपनियों के नतीजे आने बाकी हैं और प्रॉफिट का आंकड़ा लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपए के पार जा सकता है, यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के पार ये जा सकता है। ये लगातार तीसरा क्वार्टर है जब लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब साल दर साल भारतीय कंपनीज के बढ़ते प्रॉफिट पर एक नजर आपको डालनी चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है और तेज रफ्तार से बढ़ रही है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के चारों क्वार्टर में भारतीय लिस्टेड कंपनियों का एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2,02,000 करोड़ रुपए था, 2.2 लाख करोड़। 2022 में ये प्रॉफिट जो है वो हो गया 2,04,000 करोड़ रुपए।
और फिर 2023 में ये प्रति क्वार्टर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, या उससे ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया, माफ कीजिएगा। अब एक और तथ्य है जिसे जानना जरूरी है। कंपनियों का जो प्रॉफिट अभी हमने आपको बताया वो टैक्स भरने से पहले वाला प्रॉफिट था। जाहिर सी बात है कि कंपनियों को टैक्स देना पड़ेगा और फाइनल आंकड़ा जो होगा उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन यहां अच्छी खबर भी मिल रही है। 2021-22 में लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.5% था, जो 22 और 23 में बढ़कर 16.9% पहुंच गया था। माना जा रहा है कि 2023 और 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20% से ज्यादा रहेगा। ये कंपनियों के प्रॉफिट की बात तो आपने समझ ली, जो तब बढ़ता है जब कंपनियां ज्यादा माल बेचती है या ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। और माल कितना बिका या लोगों ने खरीदारी कितनी की, इस पर भी आप नजर डाल लीजिए। त्योहारों पर धनतेरस से दिवाली तक 3 दिन के व्यापार का एक आंकड़ा कैट ने जारी किया है। कैट के मुताबिक धनतेरस से दिवाली के बीच भारत में 3.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है। इस साल धनतेरस के दिन ही देश के बड़े ज्वेलरी शोरूम्स में 41 टन सोना और 400 टन चांदी की बिक्री हुई। कैट के मुताबिक छठ पूजा और तुलसी विवाह खत्म होने तक इस व्यापार में 50,000 करोड़ की और बढ़ोतरी हो जाएगी। पिछले साल दिवाली पर करीब 1.5 लाख करोड़ का व्यापार हो पाया था। और सोने चांदी की बिक्री के आंकड़े में छोटे जो जौहरी हैं उनसे किया गया व्यापार हमने शामिल नहीं किया और कैट ने भी नहीं किया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत के लोग इस बार खरीदारी करने के लिए ज्यादा संख्या में बाहर निकले हैं। लोगों की जेब में पैसा पहले से ज्यादा पहुंचा है और खरीदारी जमकर की गई है। और पैसा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन रिटेल बिजनेस कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट के मुताबिक शारदीय नवरात्र से दिवाली तक उनकी कुल बिक्री का 65% टियर 2 और टियर 3 सिटी के लोगों के लिए किया गया है। यानी छोटे शहरों के लोग भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बार दिवाली पर लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार पूरे देश में हुआ। और अभी जबकि गोवर्धन पूजा बाकी है, भैया दूज होना बाकी है, छठ पूजा बाकी है और इसके बाद तुलसी विवाह होना बाकी है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार और अभी होने की संभावना है। और सिर्फ भारत में खरीदारी जमकर नहीं हुई है, बल्कि चीन पर निर्भरता भी कम हो गई है। इस साल त्योहारों पर चीन से आने वाले सामान में भारी कमी देखी गई है और चीन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कैट यानी CAIT के मुताबिक पिछले साल तक त्योहारों पर 70% सामान चीन से मंगाया जाता था, लेकिन इस साल इसमें 30% तक की गिरावट आई है। इस साल जो 3.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ उसमें 20% ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों पर खर्च हुआ है। ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों पर 7% खर्च किया गया है। कॉस्मेटिक्स और बर्तनों पर 9% खर्च किया गया है। चीन से सामान आयात में कमी आई है। लोकल वस्तुओं की तरफ रुझान हमारा बढ़ा है और PM मोदी ने जो वोकल फॉर लोकल की अपील की थी उसका असर साफ तौर पर आम भारतीयों पर दिखा भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल इस दिवाली पर भारतीय उत्पाद खरीदने के आह्वान को जबरदस्त समर्थन मिला पूरे देश भर में, चाहे वो व्यापारी हो अथवा ग्राहक हो, सबने मिलकर के इस अभियान को सफल बनाया। तो भारत के विकास की गति बहुत तेज है। भारत के लोगों की जेब तक पैसा पहुंच रहा है, लेकिन भारत को PM मोदी के विजन 2047 यानी 2047 को साकार करने के लिए अभी मेहनत करनी होगी और इसकी जरूरत है। भारत को अपनी ग्रोथ रेट 9% तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि 2047 तक भारत से गरीबी खत्म हो जाए, मध्यम आय वर्ग भी हाई इनकम ग्रुप में शामिल हो जाए और भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ सबसे आगे खड़ा हो जाए। तो मेहनत ना रुकने पाए।